नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां आज़ादी की कहानी लिखी जा रही थी, लेकिन उसकी स्याही में खून और उम्मीद दोनों थे। हम बात कर रहे हैं 1939 से 1947 के उन 8 सालों की, जब दुनिया एक विश्व युद्ध लड़ रही थी और भारत अपनी आज़ादी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हमारे हाथ में एक इतिहास की क्लास का ट्रांसक्रिप्ट है जो इस उथल-पुथल भरे दौर की घटनाओं को एक सिलसिलेवार ढंग से पेश करता है। अच्छा? और ये हमें उन फैसलों के पीछे की सोच को समझने में मदद करेगा जिन्होंने आज के दक्षिण एशिया का नक्शा तय किया। तो चलिए इस दस्तावेज को खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस की जोखिम भरी रणनीति से लेकर गांधी के करो या मरो के आह्वान तक, और कैबिनेट मिशन के उस दिमागी शतरंज से लेकर विभाजन की उस त्रासदी तक जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जहां हर एक कदम, हर एक फैसला वो देश का भविष्य तय कर रहा था। एक गलत चाल और इतिहास शायद कुछ और होता। तो कहानी शुरू होती है 1939 से। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है और ब्रिटेन इसमें पूरी तरह उलझा हुआ है। इस वैश्विक लड़ाई ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को कैसे प्रभावित किया? इसने तो पूरी बाजी ही पलट दी। अंग्रेजों की जो पकड़ पहले लोहे जैसी मजबूत लगती थी, वो अब कमजोर पड़ रही थी। और इसी माहौल में सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसी मौका देखा। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अंग्रेजों के दुश्मनों यानी जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया जाए। ये रणनीति सुनने में तो बहुत सीधी लगती है, लेकिन क्या ये थोड़ी भोली भी नहीं थी? मेरा मतलब है, हिटलर और जापानी साम्राज्य पर भरोसा करना, जिनकी अपनी विस्तारवादी योजनाएं थीं, ये तो एक आग से बचकर दूसरी में कूदने जैसा नहीं था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती रही है। बोस की सोच पूरी तरह से प्रैग्मैटिक थी। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आज़ादी। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बिल्कुल। वो जर्मनी गए, हिटलर से मिले, जिसने उन्हें एक उपाधि भी दी, और फिर वहां से जापान पहुंचे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को मजबूत किया, लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें खतरा बहुत बड़ा था। हाँ। उनकी पूरी योजना बाहरी ताकतों पर निर्भर थी। और ये ताकतें खुद ही बहुत अस्थिर थीं। पहले तो उनका एक साथी, जर्मनी, वो रूस के बर्फीले मैदानों में जाकर बुरी तरह हार गया। सही बात है। और फिर जापान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरा खेल ही खत्म कर दिया। जापान की हालत तो उस फाइटर जैसी हो गई। हाँ, वो जो सोर्स में उदाहरण दिया राजपाल यादव का। हाँ बिल्कुल, जो 2 पहलवानों को तो गिरा देता है, लेकिन फिर जोश में आकर कमरे के सबसे ताकतवर इंसान यानी सनी देओल से भिड़ जाता है। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। वो सनी देओल था अमेरिका। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को युद्ध में खींच लिया। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी। बहुत बड़ी। अमेरिका ने जवाब में जो किया, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और जापान ने घुटने टेक दिए। तो इसका मतलब बोस की बाहरी मदद का पूरा ढांचा है ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पहले जर्मनी और फिर जापान, दोनों खेल से बाहर। वैसे सोर्स इस बात का भी जिक्र करता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि परमाणु बम और लगातार आने वाले भूकंपों के बावजूद जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तो है। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त बोस के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उनके दोनों अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हार चुके थे। और जैसा कि सोर्स में बताया गया है, उनका अंत कैसे हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उनकी कोशिशें साहसी थीं, पर उनका नतीजा वैसा नहीं निकला जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। तो एक तरफ बोस की रणनीति बाहरी मदद पे टिकी थी, जो आखिरकार नाकाम हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि भारत के अंदर सब शांत था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सोर्स हमें 1942 में ले जाता है, जब देश के अंदर ही एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रही हैं। हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र आंदोलन था। करो या मरो। हाँ, महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अपना सबसे प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब और इंतजार नहीं। और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। उन्होंने ऑपरेशन जीरो आर चलाया। इसका नाम ही बताता है कि वो कोई मौका नहीं देना चाहते थे। जीरो आर मतलब एक्शन लेने का समय ना देना। हाँ, गांधी जी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को रात के अंधेरे में ही गिरफ्तार कर लिया गया।
अंग्रेजों को लगा कि सांप का सिर कुचल देने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। यह आंदोलन अब नेताओं का नहीं बल्कि आम जनता का हो गया था। और यहीं पर एक बहुत ही अनोखी चीज हुई जिसका जिक्र सोर्स में है। वो समानांतर सरकारें। बिल्कुल, समानांतर सरकारें यानी पैरेलल गवर्नमेंट्स का बनना। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या था? क्या लोगों ने अपनी खुद की सरकारें बना ली थी? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अंग्रेजी शासन को मानने से ही इनकार कर दिया और अपना खुद का प्रशासन चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। सोर्स हमें बताता है कि ऐसी पहली सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। फिर बंगाल के तामलुक में और महाराष्ट्र के सतारा में भी ऐसी सरकारें बनी। और सतारा वाली तो सबसे लंबे समय तक चली थी, है ना? हाँ, लगभग 1945 तक चली। ये तो सीधी सीधी बगावत थी। क्या इन सरकारों के पास अपनी पुलिस या अदालतें भी थीं? हाँ, कई जगहों पर उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था बनाई, टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया और कानून व्यवस्था भी संभाली। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोग अब किसी भी कीमत पर अपनी आजादी चाहते थे। और प्रशासन अपने हाथ में लेने को पूरी तरह तैयार थे। हाँ, ये अंग्रेजों के लिए एक साफ संदेश था कि अब उनका यहाँ रहना नामुमकिन है। तो एक तरफ कांग्रेस भारत छोड़ो का नारा दे रही थी और देश में एक क्रांति का माहौल था, लेकिन इसी दौरान एक और राजनीतिक शक्ति बहुत तेजी से उभर रही थी जिसका एजेंडा बिल्कुल अलग था। हाँ, मुस्लिम लीग। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जहाँ कांग्रेस एक अखंड संयुक्त भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी, वहीं मुस्लिम लीग का पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गया था, एक अलग देश पाकिस्तान। हाँ, सोर्स इस अलगाव की बढ़ती खाई को कुछ घटनाओं से दिखाता है। जैसे 1939 में जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद ये मुस्लिम लीग की पूरी राजनीति का केंद्र बन गया था। अच्छा, सोर्स बताता है कि उनके लिए अब हर बातचीत की शुरुआत और अंत यहीं से होता था। 1943 तक तो उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान दिवस मनाना भी शुरू कर दिया था। तो मतलब अब ये कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक ठोस राजनीतिक मांग बन चुकी थी। बिल्कुल, एक तरफ भारत छोड़ो और दूसरी तरफ बांटो और छोड़ो। ये दो समानांतर धाराएं भारत के भविष्य को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में खींच रही थीं। सही बात है। ऐसे में अंग्रेजों की क्या भूमिका थी? वो तो इस फूट का फायदा ही उठा रहे होंगे। बिल्कुल। युद्ध के बाद ब्रिटेन में सरकार बदल गई। विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। एब्सोल्युटली, भारत को आजादी देने के पक्ष में थे, लेकिन सवाल यह था कि सत्ता किसे सौंपी जाए। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए 1946 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी टीम भारत भेजी। कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन। इसका मकसद क्या था? क्या ये भारत को एकजुट रखने की आखिरी ईमानदार कोशिश थी? कागज पर तो मकसद यही था, एक ऐसी योजना बनाना जिससे सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो सके और भारत एक बना रहे। मिशन ने भारत आकर कहा, ठीक है, आप अपनी संविधान सभा बनाइए जो देश का संविधान लिखे, और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा हम आपको आजाद कर देंगे। सुनने में बहुत सीधा और अच्छा लगता है, लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ी चाल की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर मिशन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अलग देश बनाना व्यावहारिक नहीं है। तो पहली नजर में तो लगा कि ये कांग्रेस की जीत है। हाँ, और मुस्लिम लीग की हार। लेकिन सोर्स के मुताबिक ये एक सोची समझी चाल थी। ये कैसे? मतलब पाकिस्तान की मांग को खारिज करना चाल कैसे हो सकती है? देखिए, अंग्रेजों का गणित ये था, अगर हम पाकिस्तान की मांग खारिज कर देंगे तो मुस्लिम लीग कभी भी एक साथ संविधान सभा में बैठने को राजी नहीं होगी। अच्छा। और कांग्रेस जो अखंड भारत चाहती है वो कभी भी देश के बंटवारे के लिए राजी नहीं होगी। तो नतीजा ये होगा कि दोनों पार्टियां कभी एकमत नहीं होंगी। हाँ, संविधान सभा कभी नहीं बनेगी, संविधान नहीं लिखा जाएगा और हम 1935 के एक्ट के तहत अपना राज आराम से जारी रख सकेंगे। वाह, मतलब ये सत्ता न छोड़ने का एक बहुत ही चालाक तरीका था। बिल्कुल। सामने से एकता की बात करना और पीछे से ये उम्मीद करना कि ये एकता कभी हो ही ना पाए। सोर्स में इस मिशन के सदस्यों के नाम भी दिए गए हैं। हाँ, और ये तीनों कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे। पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे वो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले भी भारत आ चुके थे और गांधी के परिचित थे, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे।
मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपनी सबसे बड़ी टीम भेजी थी। हाँ, जो दिखाता है कि वो इस मसले को कितनी गंभीरता से ले रहे थे, भले ही उनकी नीयत कुछ भी रही हो। तो जाहिर है कैबिनेट मिशन का पाकिस्तान की मांग को ठुकराना मुस्लिम लीग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। मुस्लिम लीग ने महसूस किया कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने का बुलावा था। बिल्कुल। और इसका नतीजा? इसका नतीजा भयानक था। कलकत्ता से शुरू होकर पूरे देश में, खासकर बंगाल और बिहार में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हे भगवान! हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, गलियां लाशों से पट गईं। दशकों की आजादी की लड़ाई का अंत इस तरह के खून खराबे से हो रहा था। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। सोर्स में गांधी जी के उस प्रसिद्ध बयान का जिक्र है कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर से होगा, लेकिन इस हिंसा ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। इसने सब कुछ बदल दिया। वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता, जो अखंड भारत के सबसे बड़े पैरोकार थे, उन्हें भी लगने लगा कि इस रोज रोज के खून खराबे से बेहतर है कि देश का बंटवारा हो जाए। सोर्स में पटेल का एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है जब उन्होंने कहा, उस राष्ट्र का क्या फायदा जिसके सारे लोग ही मर जाएं। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक तरह से वैचारिक हार थी। सोर्स इस बात पर इशारा करता है कि पटेल जैसे नेता के लिए ये मानना कि वो अपने ही देश के लोगों को एक साथ नहीं रख सकते, कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। इस बेकाबू हिंसा ने उन नेताओं को भी बंटवारे के लिए मजबूर कर दिया जो कभी इसके सख्त खिलाफ थे। तो अब बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक विकल्प नहीं रहा। नहीं, अब वो एक दर्दनाक जरूरत बन चुका था। और इसी माहौल में आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। और उन्होंने आते ही माउंटबेटन प्लान पेश किया, जिसने विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया। 3 जून 1947 को योजना की घोषणा हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। लाखों लोग बेघर हुए, लाखों मारे गए। ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें खुशी के साथ साथ मातम भी था। तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन सत्ता की बागडोर किसके हाथ में थी? क्या वो पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में आ गई थी? यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी देता है जो अक्सर लोगों को चौंका देती है। वो माउंटबेटन वाली बात। हाँ, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल एक अंग्रेज थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वो 1948 तक इस पद पर बने रहे। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सोर्स इस बात पर जोर देता है कि कैसे सवालों में सिर्फ एक शब्द भारतीय जोड़ने से जवाब पूरी तरह बदल जाता है। वो थे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है। वो भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। आखिरी भी? हाँ, क्योंकि उनके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद बनाया गया। ये दिखाता है कि सत्ता का हस्तांतरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। सोर्स में कुछ और दिलचस्प नाम भी हैं, जैसे कि आजादी के ठीक समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और पट्टाभी सीतारमैया, जो 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार होने के बावजूद बोस से चुनाव हार गए थे, आखिरकार 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आता है। हाँ, पुराने चेहरे नई भूमिकाओं में आ रहे थे और देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे बाहरी मदद का सपना टूटा, देश के अंदर करो या मरो का आंदोलन तेज हुआ, कैबिनेट मिशन की कूटनीति नाकाम हुई, भयानक हिंसा हुई और आखिरकार 2 देशों का जन्म हुआ। सोर्स हमें अंत में सोचने के लिए कुछ गहरे सवाल छोड़ जाता है। वो विभाजन की तुलना 2 और ऐतिहासिक घटनाओं से करता है। अच्छा। एक अमेरिकी गृह युद्ध, जहां अब्राहम लिंकन ने भारी खून खराबे के बावजूद देश को टूटने नहीं दिया, और दूसरा सोवियत संघ का विघटन, जिसने उसकी सुपर पावर की हैसियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। यह सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। सोर्स एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज दुनिया में एक अखंड भारत का क्या मुकाम होता? हाँ, क्या वो एक ज्यादा ताकतवर देश होता या फिर लगातार गृह युद्ध में उलझा रहता? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। और आजादी के बाद की चुनौतियां भी कम नहीं थी। सोर्स में हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों के विलय का जिक्र है। और ये भी कि कैसे कश्मीर के विलय में हुई देरी ने एक ऐसी जटिल समस्या को जन्म दिया जिसका असर दशकों तक इस पूरे उपमहाद्वीप पर पड़ा। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है, जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। 1947 की उस उथल-पुथल में डर, उम्मीद और मजबूरी में लिए गए फैसलों ने
अगले 75 सालों तक दक्षिण एशिया की राजनीति, समाज और लोगों की पहचान को कैसे आकार दिया है। ये एक ऐसी विरासत है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं।